तो देखो बच्चों, अब हम केमिस्ट्री को हिंदी मीडियम में स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश मीडियम में जो केमिस्ट्री का मैटर था वो कंप्लीट मैंने डिस्कस कर दिया है, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज। ओके, आप उन वीडियोस को देखो। अब जो हम मैटर स्टार्ट करेंगे वो उन बच्चों के लिए जो कि हिंदी मीडियम में है, और कंप्लीट केमिस्ट्री को मैं हिंदी मीडियम में डिस्कस करूंगा और बिल्कुल फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। और ये यूनिट जो स्टार्ट होती है केमिस्ट्री की वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। ओके, तो ये जो यूनिट है ना बच्चों, पहली, ये पूरी रसायन विज्ञान के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनसे रिलेटेड है। एक एक पॉइंट डिस्कस किया गया है इस यूनिट में, जो आगे हर एक यूनिट में कहीं ना कहीं वो टर्मिनोलॉजी यूज होगी। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और यहाँ से लेंगे हम। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है द्रव्य, मैटर। तो देखो बच्चों, द्रव्य क्या है? द्रव्य का मतलब है कि कोई भी ब्रह्मांड का कोई भी अंश, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो स्थान घेरता है, मीन्स उसका अपना आयतन होना चाहिए, और जिसका द्रव्यमान होता है वही द्रव्य है। समझ गए ना, कि कोई भी अंश ब्रह्मांड का जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है वही द्रव्य कहलाएगा। जैसे जल है, वायु है, जीवित तंत्र जितना भी आपको दिखता है, टेबल है, धातु है, लवण है, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? द्रव्य में। समझ गए ना? तो ब्रह्मांड में आप देखोगे दो ही पार्ट हैं, एक तो मैटर है, द्रव्य है, और दूसरा रेडिएशन। ठीक है, मीन्स विकिरण। तो जो ब्रह्मांड है केवल दो ही मैट उससे बना है, एक तो द्रव्य मैटर से और एक रेडिएशन से। तो हम रेडिएशन को अलग से डिस्कस करेंगे, अभी हमें यहाँ केवल द्रव्य के बारे में ही डिस्कस करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है द्रव्य की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर। तो देखो, द्रव्य की जो अवस्था है ये कहलाता है द्रव्य का भौतिक स्वरूप, मतलब वो कैसा दिख रहा है बाहरी रूप से, तो इसे बोला जाता है द्रव्य की अवस्था। समझ गए ना, कि द्रव्य का भौतिक स्वरूप उसकी अवस्था कहलाती है। जैसे आप देखते हैं ठोस है, द्रव है, गैस है, ये सब क्या है? द्रव्य की अवस्थाएं हैं। तो इस तरह से किसी भी द्रव्य का भौतिक स्वरूप ही क्या है? उसकी अवस्था कहलाती है। अब आगे आते हैं कि द्रव्य का विभाजन किया गया है, मतलब जितना भी मैटर है यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जितना भी मैटर है, जितना भी द्रव्य है, उसका दो प्रकार से विभाजन किया गया है। एक तो किया गया है द्रव्य की अवस्था के आधार, समझ गए ना, कि द्रव्य का भौतिक स्वरूप क्या है, वो बाहर से कैसा दिख रहा है, इस आधार पर द्रव्य का विभाजन किया गया है। ठीक है, और इस आधार पर हम द्रव्य को तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है ठोस, एक होगा द्रव, और एक है गैस। तो सबसे पहले ठोस को डिफाइन कर लें। तो देखो, ठोस मतलब द्रव्य का रूप, जिसका आकार, आयतन और द्रव्यमान तीनों निश्चित होते हैं। मतलब है कि ऐसा मैटर, ऐसा द्रव्य जिसका आकार फिक्स हो, आयतन फिक्स हो और द्रव्यमान निश्चित हो, कि हम इसे कहीं पर भी ले जाएं, चाहे दाब जीरो हो, चाहे कितना भी हो, वो अपना फिक्स आयतन रखे, द्रव्यमान रखे और आकार रखे, तो उसे बोला गया है ठोस। इसमें जो घटक कण होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा संकुलित होते हैं। संकुलित का मतलब है क्लोजली पैक्ड, बहुत ही पास पास जितना पॉसिबल हो सकता है एक दूसरे के पास इकट्ठे होते हैं। उनके बीच में जो है रिक्तिकां या विकेंट स्पेस नहीं होते, इसलिए ठोस को दबाया नहीं जा सकता, संपीड़ित नहीं किया जा सकता। समझ गए ना? तो इसमें जैसे धातुएं हैं, कांच है, सिलिकेट है, सिलिका है ना, लकड़ी है, तो ये सब ठोस में आते हैं। ठोस के अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, एक क्रिस्टलीय ठोस, एक एक्रिस्टलीय ठोस। तो इसकी हम एक यूनिट ही डिस्कस करेंगे, 12th की जो फर्स्ट यूनिट है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, वहां पर इसको कंप्लीट डिस्कस किया गया है। दूसरा होता है द्रव, लिक्विड।
तो देखो बच्चों, द्रव क्या है? द्रव्य का ऐसा रूप, ऐसा द्रव्य जिसका आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहने का गुण होता है और ये जिस पात्र में रख दिया जाए उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। समझ गए ना? कि द्रव जो है ऐसा द्रव्य है जिसका आयतन और द्रव्यमान निश्चित है और इसका आकार निश्चित नहीं है। मीन्स इसको जिस पात्र में रखा जाएगा वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, क्योंकि इसमें बहने का गुण होता है। इसके कण जो हैं बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड नहीं होते, इनमें थर्मल एनर्जी मीन्स उनकी जो ऊष्मीय ऊर्जा है जो उनको दौड़ा रही है, और उनके बीच में लगने वाले मॉलिकुलर फोर्सेस, आणविक बल जो है वो लगभग बराबर से होते हैं। इसलिए कण ना तो एक तरह बिल्कुल फ्री है और ना ही बिल्कुल फिक्स है, तो इसे बोला गया है द्रव अवस्था। जैसे जल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, तेल है, बहुत सारा लिक्विड आपको चारों तरफ दिखने को मिल जाएगा। ठीक है। फिर तीसरा रूप जो है द्रव्य का वो है गैस। तो देखो, गैस द्रव्य का वह रूप है जिसका केवल द्रव्यमान निश्चित है, ना तो इनका आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जिस पात्र में रख दिए जाए गैस, वो उस पात्र का संपूर्ण आयतन घेर लेते हैं, क्योंकि इनके अणु बहुत ज्यादा गतिशील होते हैं और आकार भी वही ग्रहण करेंगे जिस पात्र में इनको रखा गया है। समझ गए ना? तो इस तरह का द्रव्य कहलाता है क्या? गैस। जैसे वायु है, नाइट्रोजन है, ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन देख लें, निष्क्रिय गैस है, बहुत सारी गैसेस आपको दिखती हैं, सीएनजी है, एलपीजी है, SO2 है, Cl2 है। तो इस तरह के ये सब क्या है? गैसीय अवस्था, द्रव्य का तीसरा रूप। इन तीनों अवस्थाओं में अंतरा परिवर्तन हो सकता है और ये डिपेंड करता है ताप पर। मीन्स अगर हम ठोस को गर्म कर दें तो द्रव में बदल जाएगा, द्रव को गर्म कर दें तो गैस में बदल जाएगा, और ठंडा कर दें तो उल्टा हो जाएगा पूरा प्रोसेस। तो ये तीनों अवस्थाएं एक दूसरे में अंतर परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि इन तीनों अवस्थाओं के परिवर्तन में कॉम्पोजिशन नहीं बदलता, मतलब मैटर वही रहेगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसलिए इनको एक दूसरे में बदला जा सकता है ताप के द्वारा, है ना। ठोस को गर्म करेंगे द्रव, द्रव को गर्म कर दें गैस, फिर इनको ठंडा कर दें तो गैस को ठंडा करेंगे तो पहले द्रव आ जाएगा, द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस आ जाएगा। तो ये रासायनिक मतलब भौतिक रूप से ये अवस्थाएं एक दूसरे में बदली जा सकती है। तो आप समझ गए होंगे कि द्रव्य को, ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर आपने देखा 3 भागों में बांटा गया है। फिर आता है द्रव्य का दूसरा विभाजन है और वो है रासायनिक संघटन के आधार, कि जो घटक, जो मैटर है, मतलब जो द्रव्य है उसके घटक कण क्या है, कैसे हैं, उनके आधार पर बांटा गया है। मतलब उसका जो मैटर है, द्रव्य है, उसका इंटरनल पार्ट, आंतरिक भाग जो है, उसकी व्यवस्था क्या है, उसमें जो कण है वो क्या है, कैसे हैं, ये उसका रासायनिक संघटन है ना, केमिकल कॉम्पोजिशन। इस आधार पर द्रव्य को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक हो सॉरी है ना, 2 अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। एक होता है शुद्ध द्रव्य, प्योर मैटर, और एक होगा मिश्रण। तो देखो बच्चों, शुद्ध द्रव्य मतलब प्योर मैटर ऐसा द्रव्य है जिसका संघटन निश्चित होता है, मीन्स कहीं पर भी ये मैटर मिलेगा, संघटन अलग अलग नहीं होगा। मीन्स ये न तो निर्माण विधि पर संघटन निर्भर करता है और न ही प्राप्ति स्थान पर। मतलब जैसे जल है, तो जल चाहे किसी भी ग्रह का हो, चाहे किसी भी देश का हो या किसी भी सोर्स का हो, रहेगा H2O ही। ठीक इसी तरह से अगर गोल्ड है तो गोल्ड दुनिया के किसी भी कॉर्नर में मिले गोल्ड ही होगा, उसके वही एटम्स होंगे सब। तो मतलब कोई वेरिएबल कॉम्पोजिशन नहीं होता कि अलग अलग जगह पर उसका संगठन अलग अलग मिले, ऐसा नहीं होगा। वो ब्रह्मांड के किसी भी अंश में किसी भी रूप में मिले, अगर वो है शुद्ध द्रव है तो उसके सारे एटम्स हों या मॉलिक्यूल सेम होंगे। और इनके जो घटक कण हैं, मतलब शुद्ध द्रव के घटक कणों को सामान्य भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब हम जल को गर्म करें तो H2O ही अलग होगा, ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक इसी तरह से हम गोल्ड में उसमें कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट कर दें या फिजिकल ट्रीटमेंट कर दें, वो गोल्ड ही रहेगा। उसके एटम रिएक्शन कर सकते हैं
नए रूप में लेकिन रहेंगे, उसका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगा। तो शुद्ध द्रव जो है इनको भौतिक विधियों से पृथक नहीं किया जा सकता। इनको पुनः दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो होते हैं तत्व और एक होंगे बच्चों यौगिक, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो देखो, तत्व का मतलब ऐसा शुद्ध द्रव जो एक समान परमाणुओं से बना होता है। एक समान परमाणु मतलब उसमें जितने भी परमाणु होंगे, अगर वो कितना भी बड़ा मैटर की साइज में है, तो उसके सभी पार्ट के एटम्स बिल्कुल एक से होंगे, कोई दूसरा एलिमेंट या दूसरा एटम नहीं होगा। जैसे गोल्ड ले लें, मान लो बिल्कुल प्योर है 100%, तो उसके हर पार्ट में गोल्ड एटम्स होंगे। हाइड्रोजन गैस प्योर ले लें हम, तो उसमें केवल H2 ही होंगे। और किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि से इसे और सरल कणों में विभाजित नहीं कर सकते। नॉर्मली आप जानते हैं कि किसी भी तत्व में हम कोई भी रासायनिक प्रक्रम अपना लें या भौतिक प्रक्रम अपना लें, परमाणुओं को हम नहीं बदल सकते। मीन्स जो तत्व है उसको और सरल कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। समझ गए ना? तो ये है तत्व। और एक चीज बता दूं कि अगर तत्व कोई भी अणु दे रखा है और वो होमो एटॉमिक है, समपरमाणविक अणु है, तो वो तत्व की कैटेगरी में आएगा। जैसे O लिखा हो, चाहे O2 लिखा हो, चाहे O3, तीनों क्या है? तत्व। तो इस तरह से एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, सोना, सिल्वर आदि, ये सब क्या है बच्चों? तत्व। वर्तमान में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें से 92 जो तत्व हैं वो प्राकृतिक हैं। बाकी जो शेष है नेपच्यूनियम, ठीक है, वो सब कृत्रिम विधियों से बनाए गए। समझ गए ना कि वर्तमान में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, इनमें से 92 प्राकृतिक हैं और शेष जो हैं सभी कृत्रिम विधियों से बनाए गए। अब इन तत्वों को तीन भागों में बांट दिया गया है। हम पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में इनकी डिटेल पढ़ेंगे। और एक होते हैं धातु तत्व, मेटेलिक एलिमेंट्स, इनमें सभी धात्विक गुण होंगे जो आप पढ़ते हैं। और लगभग 79% जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं वो आपको मेटेलिक ही मिलेंगे, धातु तत्व ही होंगे। फिर होते हैं धातु तत्व जिनमें कोई मेटेलिक प्रॉपर्टी नहीं है, और ये पीरियोडिक टेबल का लगभग 15% होते हैं। और उपधातु वो हैं जिनमें क्या है बच्चों, कहना चाहिए दोनों आंशिक रूप से गुण होते हैं, मीन्स धात्विक गुण भी और अधात्विक गुण भी होते हैं, तो वो कहलाती हैं उपधातुएं। कुल तत्वों का लगभग 6% जो है वो उपधातुओं का। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है, ये सब उपधातु तत्वों में आते हैं। तो बात क्लियर है? तो इस तरह से कुल मिला के जो तत्व हैं उनको तीन भागों में बांट दिया गया, धातु, अधातु और उपधातु। मैंने यहाँ ये पॉइंट लिख दिया है कि सभी समपरमाणविक अणु तत्व होते हैं। मीन्स अगर O2 लिखा है तो भी तत्व है, O लिखा है तो भी तत्व है, और O3 लिखा है तो भी तत्व है। और तत्वों के केवल संकेत होते हैं। समझ गए ना? इस तरह से तो ये है कुल मिला के तत्वों के बारे में। तो यहां तक समझ गया कि जो शुद्ध द्रव है, द्रव्य है, मतलब जो प्योर मैटर है, उसको दो पार्ट में बांट दिया गया है, एक तत्व में और एक यौगिक। अब आते हैं यौगिक क्या है। यौगिक का मतलब है विभिन्न तत्वों के परमाणु जब एक निश्चित भार अनुपात या संख्या अनुपात में जुड़कर यौगिक बनाते जुड़ गए, इनका अणुसूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे H2O एक यौगिक होगा, NH3, H2SO4 सीधा सा है। अगर आपको विषम परमाणविक अणु दिखता है, मीन्स जिस अणु में अलग अलग तत्वों के परमाणु अगर दिखते हैं, तो वो समझो आप कि वो क्या है? यौगिक। समझ गए ना? यही लिखा है कि सभी विषम परमाणविक अणु यौगिक होते हैं। H2O है, NH3 है, H2SO4 है, ये सब क्या है? यौगिक है। तो इनमें तत्व एक निश्चित भार अनुपात में होते हैं, या उन्हें संख्या अनुपात से भी देख सकते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं यौगिक। एक तो होता है कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इनमें कार्बन मुख्य घटक तत्व होगा और ये जीवित तंत्रों में मिलते हैं। आज देखो आप, चाहे वो पौधे हों या जंतु हों,
इन सब की जो बॉडी है वो मेनली कार्बनिक यौगिकों से बनी होती है। प्रोटीन है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, एक्सेट्रा, ये सब कार्बनिक यौगिकों में आते हैं। और ध्यान रखें, कार्बनिक यौगिक लगभग 6 मिलियन खोजे जा चुके हैं, 60 लाख के आसपास, और करीब कितने और इनसे कहीं ज़्यादा खोजे जाएंगे, इतने ज़्यादा हैं कार्बनिक यौगिक। अब इतने ज़्यादा कार्बनिक यौगिक क्यों हैं, इसके बारे में हम कार्बनिक रसायन में पढ़ेंगे, क्यों बनते हैं और इतने ज़्यादा क्यों हैं। जबकि अकार्बनिक यौगिक में आप देखोगे कार्बन के अलावा कोई भी तत्व होगा, और ये अजीवित तंत्रों खानों से मिलते हैं, और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। लगभग 11,000 ही कार्बनिक यौगिक खोजे जा चुके हैं। तो अगर कोई भी यौगिक का सूत्र लिखा है, अणुसूत्र, उसमें कार्बन नहीं दिख रहा है आपको, तो आप समझें वो क्या है, अकार्बनिक यौगिक। H2O, NH3, H2SO4, NaCl, ये सब क्या है, अकार्बनिक यौगिक। और जिनमें आपको कार्बन दिखता है वो सब कार्बनिक यौगिक है। अब कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से यौगिकों को भी बांट दिया गया। तो इस तरह अच्छी तरह ध्यान रखना है कि सभी विषम परमाणविक अणु यौगिक होते हैं, जबकि सम परमाणविक अणु तत्व होते हैं। अब हम आ जाते हैं मिश्रण। तो देखो, मिश्रण मतलब दो चीजों को मिला दें, अब चाहे वो तत्व हो या यौगिक और किसी भी भार अनुपात हो, तो वो कहलाता है मिश्रण। मिश्रण में जो घटक होते हैं वो भौतिक रूप से एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन वो रासायनिक क्रिया नहीं करेंगे, और इनका संघटन परिवर्तनशील होता है। मतलब ये है, परिवर्तनशील का मतलब है कि आप दो घटकों को किसी भी अनुपात में मिलाते जाओ, अलग अलग संघटन बनता जाएगा। और दूसरा, एक ही मिश्रण कई जगह मिलेगा तो उसका संघटन भी आपको अलग अलग मिलेगा। समझ गए ना? जैसे दूध है, एक मिश्रण है, अलग अलग कैटेगरी का दूध है ना। ठीक इसी तरह से अगर हम मिट्टी की बात करें तो वो भी एक मिश्रण है। क्यों? क्योंकि उसमें भी घटक तत्व तो अलग अलग होते हैं। लकड़ी है, 1000 प्रकार की लकड़ी अलग अलग संगठन की नाम लकड़ी है, लेकिन संगठन तो परिवर्तनशील है। कांच है। तो मिश्रण की यही है कि मिश्रण का जो संगठन है वो किस विधि से बनाया गया है, किस सोर्स से लिया गया है, उसके अनुसार परिवर्तनशील आता है। इनमें तत्वों और यौगिकों का कोई निश्चित भार अनुपात नहीं होता, वो किसी भी रूप में मिलाए जा सकते हैं। और इसके भी दो प्रकार हैं, एक होता है समांगी विलयन और एक आएगा विषमांगी विलयन। तो देखो, समांगी विलयन जो होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब विलयन के संपूर्ण भाग का संगठन एक समान एवं घट, ठीक है, समान होता है और घटकों को पृथक नहीं देखा जा सकता। मतलब ये होता है कि समांगी विलयन वो है जो एक प्रकार का ट्रू सॉल्यूशन का है। वास्तविक विलयन जो है, तो इसमें जो घटक हैं वो इतने ज़्यादा एक दूसरे में मिक्स होते हैं कि आप उनको माइक्रोस्कोपिक भी अलग अलग नहीं देख सकते। मतलब अगर हम उसे पानी में नमक डाल दें और पानी की बूंद रख के देखेंगे तो हमें पानी और नमक के कण अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, मीन्स आप इनको इजीली नहीं देख सकते, और इतनी आसानी से ये पृथक भी नहीं होते एक दूसरे से। तो इसमें आते हैं सभी वास्तविक विलयन जो 9 प्रकार के हैं, और विलयन एक चैप्टर आता है। और भी देख सकते हैं, जैसे वायु एक विलयन है, लवण और जल एक विलयन है, मिश्र धातुएं विलयन है, जल और शर्करा, ये सब समांगी विलयन के एग्जाम्पल हैं। मीन्स विलयन का कोई भी हिस्सा उठा के अगर आप देखोगे ऐसे, तो एक सा संगठन मिलेगा। चीनी पानी में घोल दो, शरबत बन गया, तो उसका ऐसा नहीं कि नीचे अलग मीठा हो ऊपर अलग, एक सा होगा सब। तो ये है समांगी विलयन। विषमांगी विलयन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो ऐसा विलयन है जिसके संपूर्ण भाग का जो संगठन है ना, वो एक समान नहीं होता। मीन्स हम इनके घटकों को आसानी से देख सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। समझ गए ना? तो ऐसे मिश्रण जो है वो है समांगी मिश्रण या विषमांगी विलयन लिखा है, तो हम इसे मिक्सचर बल्कि कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, इस तरह से यहाँ ले लें। समझ गए ना? तो विषमांगी मतलब अलग अलग अंग वाला, इसमें जो घटक है उनको देखा जा सकता है बहुत ही आसानी से। जैसे लवण और शर्करा मिला दो
जितना भी आपको कोलाइडी तंत्र मिलेगा, कोलाइडी सॉल्यूशन, वो सब इसी में आते हैं। तेल और जल मिला दो, बारूद है, मिट्टी है, कीचड़ है, तो ये सब किस में आएंगे? बिस्मांगी मिश्रण। सीमेंट है, समझ गए? तो इनके घटकों को हम बहुत आसानी से देख सकते हैं, बिस्मांगी मिश्रण। इस तरह से समांगी और बिस्मांगी मिश्रण पहचान। बात यहाँ तक क्लियर है? अब लिखा है क्वेश्चन इस तरह से कि निम्नलिखित द्रवों को शुद्ध और मिश्रण में विभाजित कीजिए। तो देखो, शुद्ध द्रव और मिश्रण तो आप पहचान डेफिनेशन समझ ही गए होंगे, जिनमें सभी घटक एक से हैं, शुद्ध है, अलग अलग दिखे मिश्रण। तो जैसे ये है शर्करा है, नमक है, यूरिया, वायु, मिश्र धातु, हीरा, ग्रेफाइट, तांबा, कांसा, मिट्टी, कांच, लकड़ी, दूध, रक्त, तूफान, आंधी, इस इनमें से पहचानना। तो देखो, अगर हम शुद्ध द्रव में आ जाए तो शर्करा, क्योंकि चीनी अगर प्योर है तो उसमें सारे शर्करा के पार्टिकल होंगे। नमक NaCl होगा केवल, यूरिया के पार्टिकल्स होंगे, हीरा केवल कार्बन का होगा, ग्रेफाइट केवल कार्बन है। तो ये एक शुद्ध द्रव। और मिश्रण में देखें तो वायु कई चीजों का मिश्रण है, मिश्र धातुएं हैं, तांबा है, कांसा है, कांच है, लकड़ी है, दूध है, रक्त, तूफान, आंधी, ये सब किसमें आएंगे? मिश्रण। यहाँ तक बात अच्छी तरह से क्लियर है? बस एक डेफिनेशन और देख लेते हैं, और वो है तत्वों के गुणधर्म। तो देखो बच्चों, तत्वों के गुणधर्म जब हम आगे पढ़ेंगे तो इनमें आएंगे भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। ये तत्वों के गुणधर्म में आते हैं। तो तत्वों के गुणधर्म में पहला जैसे भौतिक गुणधर्म है, मतलब द्रव्य के ऐसे गुणधर्म जिनका अध्ययन करना हो, प्रेक्षण करना हो, मापन करना हो, तो हमें द्रव्य के संघटन में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता। मतलब हमें कोई नया रासायनिक यौगिक नहीं बनाएंगे, कोई रासायनिक पदार्थ नया नहीं बनाना पड़ता, केवल उसकी भौतिक अवस्था, उसके बाहरी स्वरूप को देखकर पहचाना जा सकता है। यही लिखा है कि द्रव्य के गुणधर्म जिनके प्रेक्षण या मापन में, ठीक है, द्रव्य के संगठन में परिवर्तन के बिना किया जा सकता है। जैसे गलनांक है, पिघलाना है, क्वथनांक है, हिमांक है, विलेयता है, श्यानता है, प्रष्टनाव, रंग, गंध, स्वाद, तो ये सब चीजें क्या है? भौतिक गुण। क्योंकि अगर हमें किसी की विलेयता निकालनी है, पानी में घुल रहा है, ठीक है, प्रष्टनाव निकालना है, द्रव को देखा जाए किस तरह का बूंद बना रहा है, घनत्व है, तो ये सब मापन में आपका द्रव्य नहीं बदलता, वही का वही रहेगा। भौतिक गुण आसानी से निकाले जा सकते हैं। रासायनिक गुण कहलाते हैं जिनके मापन में हमें द्रव्य के संगठन में बदलना पड़ता है, बदलाव लाना पड़ता है। मतलब द्रव्य के गुणधर्म अगर इनको मापना है तो हमें कोई रासायनिक क्रिया करानी होगी, तब पता चलेगा कि उसका क्या रासायनिक गुणधर्म है। जैसे दहन है तो अब जलाना पड़ेगा, नया रासायनिक यौगिक बन जाएगा। उदासीनीकरण है, अम्ल क्षार की क्रिया करानी पड़ेगी जिससे लवण और पानी बन जाएगा। क्षारीयता है किसी की, अम्लीयता है किसी की, तो ये तभी पहचान सकते हैं ना जब हमें कोई रासायनिक क्रिया करानी होगी। तो रासायनिक गुणधर्म है जैसे कि ऑक्सीकरण है, अपचयन है, विघटन है, युगात्मक अभिक्रिया, बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं आएंगी, तो उसमें द्रव्य का पूर्णतः संगठन बदल जाता है। जबकि जो भौतिक गुणधर्म है उनके मापन में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आता। यहाँ तक बात अच्छी तरह समझ जाओगे, इसको बार बार देखें और अच्छी तरह से समझें, ठीक है? फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।